Very good morning, student. This is Nalini Singh, and today our chapter is controlling. So, controlling is the most important element of management functions. So, controlling is a measure and correction of the performance and activity of the subordinates and employees. So, let us start with the meaning. Control is the most important element of function. It is concerned with verifying whether action are the conformity with the stands stipulated in the plans. तो जो भी हमने अपने मैनेजमेंट के अंदर में जो भी प्लान्स क्रिएट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा चीज़ें हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस हो रही है, टास्क पूरा हो रहा है कि नहीं, वो देखना कंट्रोलिंग होती है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसको सही करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में आती है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मीनिंग और डेफिनेशंस कंट्रोलिंग की दी हुई है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का नेचर क्या होता है, यहाँ पे सबसे सूटेबल डेफिनेशन में दिया हुआ है। कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट supervise whether work is being done according to object and policy, if not to sort out the cause and remove them। तो क्या है यहाँ पे, मतलब कंट्रोल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जहाँ पे हम सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं। इफ़ नॉट तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को वहाँ पे शॉर्ट करके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं, रिमूव करते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कंट्रोल। सो कैरेक्टर्स देख लेते हैं कंट्रोल के क्या होते हैं। तो पहला है कंट्रोल इज़ ए मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 7 फंक्शंस होते हैं जिसमें कि कंट्रोलिंग भी आता है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है। देन द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट के तीनों लेवल पे किया जाता है। जनरली जो कंट्रोलिंग है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू किया जाता है, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में, राइट। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो पॉइंट है हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आया है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं करते तब तक कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कंटिन्यू प्लानिंग, फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती है। नेक्स्ट है कंट्रोल इज़ फ्यूचरिस्टिक्स और फॉरवर्ड लुकिंग। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल, तो कंट्रोल का नेचर कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा है, वो फ्यूचरिस्टिक्स है, फ्यूचर के बारे में सोचकर काम करता है। एंड फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ देखना, क्योंकि हम जो करेक्शन अभी करा रहे हैं वो दोबारा नहीं होने वाला है, फ्यूचर में नहीं होने वाला है। दैट इज़ कंट्रोलिंग। हेल्पफुल इन बिगिनिंग एंड इन एंड। सो जो कंट्रोलिंग होता है वो रिलेटेड होता है प्राइमरी एंड लास्ट स्टेज ऑफ एनी इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज के लिए प्राइमरी और लास्ट स्टेज के लिए हेल्पफुल होता है। इन द बिगिनिंग कंट्रोल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग डिफरेंट प्लान्स, एस्टिमेशन एंड टारगेट, एंड द एंड कंट्रोल इज नेसेसरी व्हेन एसेट्स द डिस्ट्रीब्यूट्स। मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक इन कामों में कंट्रोलिंग हेल्पफुल होता है। रिलेटेड विद पर्सन, जो भी कंट्रोलिंग का जो भी मैनेजमेंट काम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब पर्सन से होता है। सो साइड बाय साइड इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ एनिमल। नेक्स्ट है नॉट इंटरफेरेंस। टू इंटरफेरेंस मीन्स टू पुट ऑब्स्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ वर्क, इट टेंडेंसी इज़ नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे आप कंट्रोलिंग को समझो कि आपको ऑब्स्टिकल, आपके काम में ऑब्स्टिकल लाना प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, राइट। अगर हम बार बार किसी चीज़ को इंटरफेयर कर रहे हैं तो मतलब हम उसके काम के प्रोसेस में ऑब्स्टिकल ला रहे हैं। बट कंट्रोल क्या है, ऑब्स्टिकल लाना, दैट इज़ नेगेटिव प्रोसेस। सो कंट्रोल क्या है, आपके जो भी ऑब्स्टिकल आ रही है उसको रिमूव करके काम को सही तरीके से कराना है। ठीक है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेटिव एक्शन। सो कंट्रोल इज़ अ पॉजिटिव एक्शन विच टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। कंट्रोल क्या है, रिफॉर्मेटिव एक्शन है जो कि हमें पॉजिटिव वे में बताता है कि किस तरह से काम को किया जाना चाहिए। साथ ही ये जो हमारे काम में जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उसमें सजेशन किया जाता है। ठीक है। तो इसका रिफॉर्मेटिव नेचर होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल इज़ ए डबल फेस्ड। तो कंट्रोल क्या होता है, दो तरह के फेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वाइल पॉजिटिव कंट्रोल इनकरेज वर्क एंड नेगेटिव कंट्रोल पेनलाइज वर्क डूइंग। जैसे यहाँ पे दो तरह के, किस तरह, एक जब आप काम अच्छे से कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव वे में इंकरेजमेंट मिल रहा है, अगर गलत कर रहे हो तो आपको क्या कभी कभी पनिशमेंट मिलती है, दैट इज़ नेगेटिव वे।
नेक्स्ट है कंट्रोल इज़ एक्शन ओरिएंटेड। कंट्रोल क्या है, जो भी परफॉर्मेंस है उसमें सुधार करना। तो किस तरह का होता है कंट्रोल का नेचर, एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट बेस्ड ऑन प्लानिंग, कंट्रोल में जो भी चीज़ें होता है तो दैट इज़ फुली डिपेंडेंट अपॉन प्लानिंग और टारगेट। जो भी हम प्लान्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सुधार करते हैं। तो जो कंट्रोलिंग है वो किससे रिलेटेड होता है, प्लानिंग से। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज अ सिस्टम। सो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टम जिसमें कि फंक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू मेथड। जो भी हमने मेथड बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शन को करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग इज ए system. So these are the characteristics of control. Now moving ahead, the next point which is importance of control. Controlling के importance क्या है? So control has a great importance commercial well. All the activities of business and management are systematic by control. किसी भी business को अगर या organization को हम systematic ढंग से चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर discipline और control होना बहुत ही ज़रूरी है. So इट इज़ फोर्स विच गाइड्स द मैनेजमेंट टू अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट बाय द मीन्स. तो यहाँ पे क्या फोर्स किया जाता है, जो हमारा प्री डिटरमाइंड प्लानिंग या ऑब्जेक्ट्स है उसको किस तरह से सही ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कि हम अपने गोल को सही टाइम पे अचीव करें, दैट इज़. और एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस प्रोवाइड करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल. अब कंट्रोल के कुछ पॉइंट्स हैं. कंट्रोल, importance of control, right? So increasing size of business. At present the size of business is increasing day by day from sole trader to partnership. क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग किस तरह से इम्पॉर्टेंस है हम देख रहे हैं. तो बिज़नेस का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है. किस तरह से, पहले सोल ट्रेडर्स था तो वो इंक्रीज़ होकर पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप से कंपनी जो कि और बड़ा साइज़ है. तो वन मैन कैन नॉट कंट्रोल सच बिग ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन कोई अकेले हैंडल नहीं कर सकता, कंट्रोलिंग नहीं कर सकता. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम हर इंटरप्राइज में रेगुलेटरी कंट्रोलिंग क्रिएट करें. नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़. जो हमारा कंट्रोलिंग क्या होता है, जब परफॉर्मेंस गलत चल रही है तो हम उसे सुधार करते हैं, कहाँ पे क्या ऑब्स्टिकल है उसको रिमूव करते हैं. तो उन्हें सही काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अगर उन्हें गलती नहीं पता चलेगी तो लगातार सेम चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, राइट. सो मोटिवेशन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, ये एक तरह से क्या होता है, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, क्योंकि वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इनके लिए हेल्पफुल होता है. फॉर नेक्स्ट इज़ फॉर कंप्लीट डिसिप्लिन. जहाँ पे कंट्रोल होता है वहाँ पे डिसिप्लिन भी होता है. तो जहाँ पे कंट्रोलिंग है कंप्लीट डिसिप्लिन भी देखने को वहाँ पर मिलती है. हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग. कंट्रोल स्टार्टिंग से चलता है, तो जो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको चलाने में, उसके एम तक पहुंचने में, प्लानिंग के एम तक पहुंचने में कंट्रोलिंग हेल्पफुल होता है. उसके बाद है एड्स एफिशिएंसी. बेसिकली कंट्रोल इज कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज प्रोसेस एज पर प्लान. इट्स ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो हम कंट्रोल में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एज पर प्लान चलती है, तो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ए डिक्रीज़ इन रिस्क. जब हम देख रहे हैं कि काम को किस तरह से करना है और जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसको हम वहीं पे कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो आगे ना हो पाए. तो इससे क्या हो रहा है, फ्यूचर में आने वाले रिस्क और अनसर्टेनिटी भी कम होती है. नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन. डिसिप्लिन एंड कंट्रोल के साथ क्या होता है, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पे अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल. तो हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल होता है वो कोऑर्डिनेशन बनाने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी आसानी पहुँचाता है. नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन करने में भी, जैसे कि हमने अथॉरिटी और एसेंशियल बिग इंटरप्राइज में क्या होता है, हम अथॉरिटी दे देते हैं. मैनेजमेंट कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी विदाउट इंश्योरिंग कंट्रोल. जहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं होती है वहाँ पे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. तो डिसेंट्रलाइजेशन में भी ये हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग. जो भी हम कर रहे हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग. क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर क्लोजली रिलेटेड. अगर हम बात करें प्लानिंग और कंट्रोल की तो दे आर बोथ इंटर रिलेटेड. कैसे, प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग. सो फ्यूचर में देखना और कंट्रोल गुड कंट्रोलेबल्स टू एनालाइज कॉजेज फॉर इवेंशन एंड इफ रिक्वायर्ड अल्टर द प्लान अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही कि नहीं
और नहीं हो रही है तो उसमें उसके कॉजेज़ को ढूंढना और उसको रिमूव करना, साथ साथ चाहे तो नीड है तो सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उसमें हम अल्टरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड इन द कंट्रोल. Highlight dimensions. So since control is basically a review of past action, it's highlight any dimension. किसी भी तरह से कोई भी चीज़ लिंक से हट रही है, सही से काम नहीं चल रही है, तो उसको हाईलाइट करता है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करके वहाँ से रिमूव किया जाता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल. सो अब कंट्रोल जो होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है. किसी भी इंटरप्राइज में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो प्री डिटरमाइंड गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे फंक्शंस को करते हैं, परफॉर्मेंस को करते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या है होता है कंट्रोल का. पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड. किस स्टैंडर्ड से हमें काम करना है, किस स्टैंडर्ड पे हमें पहुंचना, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट. उसका हम इस्टेब्लिश करते हैं. अ स्टैंडर्ड इज against which result can be measured. Standard must be set and stated such as in terms of output of goods, cost and profit, time, person available for training. Standard can also be set for the result to be expected from the training program and advertisement campaign. नेक्स्ट है, पहले हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. हमारा जो परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं. मेजर क्या कर रहे हैं, जो भी हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्रिएट किया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, उसका वो सारी चीज़ें देखना. साथ ही साथ इसका रिपोर्ट, रेगुलर इंटरवल ऑडिट, टेस्ट चेक, ये सारी चीज़ें कराना परफॉर्मेंस की. ठीक है. नेक्स्ट है रिडेमेबल एक्शन. अगर परफॉर्मेंस जो भी हमारे स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं चल रही है तो नीडेड एक्शन लिया जाता है. सो द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल हैज़ टू डिटरमाइन द नीड फॉर एक्शन एंड इनिशिएट स्टेप फॉर द करेक्शन ऑफ डायमेंशन फॉर स्टैंडर्ड. जो भी हमने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया है फर्स्ट स्टेप में, वो अगर सही तरीके से नहीं हो रहा तो हम उसे उसके करेक्शन के लिए इनिशिएट एक्शन लेते हैं ताकि वो चीज़ें रिपीट ना हो. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव, जिसके 3 पॉइंट है: एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिडेमेबल एक्शन. पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर आप मेजर करते हो कि आपका परफॉर्मेंस उस सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, और इफ़ नॉट तो आप क्या करते हो, रिडेमेबल एक्शन लेते हो. ठीक है. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल. अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल की क्या लिमिटेशन होती है, इसको आप डिसएडवांटेज और लिमिटेशन दोनों बोल सकते हो. ठीक है. तो अब कंट्रोल जब हम करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलें, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स. थ्रू एन इफेक्टिव एक्सटर्नल कंट्रोल is possible, the management can exercise any control over external factors such as government policy, technical changes. तो देखो, अब हम जब प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं ना, तो अब जो फैक्टर्स हमने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर में, एक्सटर्नल फैक्टर्स, दीज आर द अफेक्टिंग. जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो ये क्या कर रहा है, जो हमने प्लान्स बनाए थे उसके बाद चेंज हो रही है, और हमने प्लान्स उसके अकॉर्डिंग ही बनाए थे. अब क्या हुआ, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है चेंज हो गए, तो ये क्या करते हैं, हमारी कंट्रोलिंग, हमारे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है एक्सपेंसिव. सो कंट्रोल रिक्वायर्स डेप्यूटेशंस ऑफ लार्ज पर्सनल एंड वेरियस लेवल ऑफ एनालाइज. तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है इन द कंट्रोलिंग, जिसके लिए हमें पर्सन को भी रखना पड़ता है फॉर सुपरवाइजिंग करेक्शन के लिए. तो ये अगर हम बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए तो सही है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस तो ये कैसा बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम इज़ फिक्सिंग स्टैंडर्ड. समटाइम्स क्या आता है, जो हमको स्टैंडर्ड फिक्स करना है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. देयर आर वेरियस एरिया इन मैनेजमेंट लाइक एम्प्लॉई मोरल, RD, customer reaction, human relation, etc., where standard for performance cannot be set the quantitative term. तो quantitative term में जो भी हमें standard सेट करना है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नेक्स्ट है रेसिडेंस.
resistance. It is an accepted fact that control techniques are also looked upon the interference in the work by subordinates. टेक्निकली ऐसा देखा जाता है कि जो कंट्रोलिंग है उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा है. जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़, उन्हें क्या लगता है कि उनके काम में बार बार बाधा डाली जा रही है, उन्हें कंट्रोल अननेसेसरी कंट्रोलिंग किया जा रहा है और इनके काम में इंटरफेरेंस किया जा रहा है. तो क्या है, ये एक नेगेटिव थॉट आ जाता है जो कि फुल कॉर्पोरेशन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल में नॉट बी ऑप्टेंड. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेशन, हमें कॉपरेशन नहीं दिखता है, जिससे कि इफेक्टिव कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है. अब यहाँ पे दीज आर सम द लिमिटेशन, कुछ और लिमिटेशन दी है, विच इज़ कॉस्ट कंट्रोल. एक्सरसाइजिंग कॉस्ट कंट्रोल, द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी ascertained and can find our method of minimize the cost in future so as the complete with other items in the market. Cost of raw material, labor cost, direct expenses, indirect expenses. Essential for a good cost system. जो गुड कॉस्ट सिस्टम्स, गुड कंट्रोल सिस्टम्स होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है. फर्स्ट इज सूटेबल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज सिंपलिसिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें क्लियर, अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेटेड होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड सेट शुड बी अटेंड एंड ऑब्जेक्टिव. जो भी कंट्रोलिंग में क्या है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड सेट हमने किया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इट शुड बी क्लियर. इकोनॉमिकल, कंट्रोलिंग सिस्टम कहना होना चाहिए कॉस्ट इन्वॉल्व, उसमें कम कंट्रोलिंग इकोनॉमिकल होना चाहिए. इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस वी कैन चेंज अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू नीड और केस. सजेस्टिव, it should be capable of not only highlighting dimension but also suggestion remediable means. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम या जो भी बुरी चीज़ें उसको हाईलाइट करना चाहिए. इसमें क्या करना चाहिए, आपको सजेस्टिव भी होना चाहिए, मतलब आपको उसको सुधार करने के लिए सजेशन भी दिया जाना चाहिए. क्विक फीडबैक, कंट्रोल सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ क्विक फीडबैक एंड शुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो of information. Assist plans, a good control system should be facilitate further planning. So these are the limitations and यहाँ पे good control का क्या system है ये भी बताया गया है. इसके बाद है process of control. So process of control. Control is an important tool of management. It consists of assuring that the result is operation conform as closely as possible to the established goals of predetermined standard. आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल क्या होता है. जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं नहीं, और नहीं हो रही तो जो भी ऑब्स्टिकल है उसको रीसॉल्व करना, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल. तो देयर इज़ ए 4 स्टेप्स ऑफ 4 पार्ट ऑफ कंट्रोल. फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड. नेक्स्ट है measurement of actual performance and comparison of dimension and taking correct action. पहला क्या है, आपने establish किया, ठीक है. उसके बाद आपने establish तो कर दिया, उसके बाद आप कुछ टाइम बाद measure कर रहे हो actual performance. जो हमने standard set किया है, जो हमने सोच के रखा है कि काम को उस तरह से होना चाहिए, अब actual performance से हम comparison करेंगे. तो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, आप मेज़र कर रहे हैं. उसके बाद कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफ डाइमेंशन, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं. इट मीन्स फाइंडिंग आउट रीज़न फॉर शॉर्ट कमिंग. जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ढूंढेंगे. उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप व्हाट विल बी द टेकिंग करेक्टिव एक्शन. जो भी प्रॉब्लम है अगर हमें पता चल गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे दूर करने के लिए, उसे ओवरकम होने के लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, जिसके 4 स्टेप्स हैं. एस्टैब्लिशमेंट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ डायमेंशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड. सो द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, किसी भी कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ वर्क स्टैंडर्ड. सो स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं. व्हाट इज़ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या है, जिस तरह से हमें चीज़ें करनी है.
विच कैन बी फिक्स्ड ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो कि फिक्स करता है कि हमें परफॉर्मेंस किस तरह से करनी है. सो यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड एंड द ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन में हमें सेलिंग करना है, दीज आर द थिंग जिसको हम सेट करके रखते हैं क्या क्या करनी है फ्यूचर में. ठीक है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट हो गया हमारा. डिटर्मिनेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में हम डिटर्मिनेशन करते हैं एंड इस्टेब्लिशमेंट करते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का. नाउ टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो देयर इज मैनी टाइप्स, लाइक फिजिकल स्टैंडर्ड, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, रेवेन्यू और कैपिटल. तो फिजिकली किस तरह से होना चाहिए, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी है. If we are talk about the physical standard, so in it determination of work is made about per hour, per day, per week, per unit, etc. Monetary standard is determined about per unit labor cost, per unit material cost and per unit factory cost. Cost कितनी आएगी हर एक चीज़ की, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हम देखते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं. टेंजिबल स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड अबाउट पर डे प्रोडक्शन, पर डे प्रोडक्शन का कितना, क्या क्वालिटी, क्या यूनिट होती है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है. नाउ इनटेंजिबल, इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, एफिशिएंसी, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करना, इंक्रीज करना इन कम टू द इंटेंजिबल स्टैंडर्ड. एंड इंटेंजिबल स्टैंडर्ड कैन नॉट बी मेजर्स इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये आपको एक्सपीरियंस बेस्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्टैंडर्ड. सो in it such standard are included which cannot be measured in term of sales value, transport company income per passengers. revenue कितना आएगा, ये. capital standard, the standard capital ratio of 2 unit of capital in 1 unit of borrowing, standard of its capital expenditure and determined for the different ratio are the determined as current ratio of loan with the owner capital. यहाँ पे 2 यूनिट की तरफ से देखते हैं, एक तो खुद की और दूसरी जितनी हमने लोन से ली है, बोरिंग कैपिटल. 2 यूनिट पे हम देखते हैं कैपिटल स्टैंडर्ड किस तरह से क्या होगा. तो कैपिटल स्टैंडर्ड शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज लुकिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. जो कैपिटल स्टैंडर्ड होता है उसको हम अपने बिजनेस की साइज़ और नेचर के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं. नाउ वाइल डिटरमाइनिंग स्टैंडिंग, तो जब हम स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कर रहे हैं तो क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें डिटरमाइन करते वक्त अपने दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए. सो स्टैंडर्ड शुड बी एक्यूरेट, standard should be lawful and determined standard should be able to accrue, standard should be according to plans, standard should be such which can be measured. तो standard कैसा होना चाहिए, accurate होना चाहिए, lawful होना चाहिए, according to plans होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको हम measure कर सकते हैं, actual performance के साथ we can measure it. Okay, so moving ahead the next which is मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. इस्टेब्लिशमेंट और स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो एक्चुअली परफॉर्मेंस चल रही है हमारी एंटरप्राइज में, उसको हम मेजर करते हैं अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. सो द सेकेंड स्टेप्स टू measure the performance against the standard set. This help management to assess the progress of work. Quantitative performance is easy to measure, but the qualitative measure may be difficult. Quantitative measurement करना आसान होता है, बल्कि क्वालिटिव को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. उसके बाद है नेक्स्ट ही कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. अब सेकेंड स्टेप पे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, ठीक है. थर्ड स्टेप में जब हम आएंगे तो हम जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से चीज़ें एनालाइज करना है हमें, कि और इसके हाईलाइट डिवेंशन को हमको एनालाइज करना है और उसका रीज़न क्या है ये भी हमें फाइंड आउट करना है इन द थर्ड स्टेप. उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन. अगर हमें कॉजेज़ का पता चल जाता है, जो भी ऑब्स्टिकल है उसके कॉजेज़ का पता चल रहा है, तो वी विल टेक रिडीमेबल एक्शन, करेक्ट एक्शन लेंगे. और इसमें क्या होता है, हर एक टॉप लेवल में डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब किस तरह से हमें करेक्शन करना है, अपने प्लान्स में क्या मॉडिफिकेशन करना है,
किस तरह से ड्यूटीज़ चेंज करनी है, टेक्निक्स, मेथड ऑफ वर्क को चेंज करना है, ताकि ये यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। तो ये था जो 4 स्टेप में प्रोसेस था। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मेथड ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की मेथड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू नेचर और बिजनेस हम मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेथड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो देयर इज़ 2 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी मेथड एंड सेकेंड इज़ स्पेशल मेथड। सो ऑर्डिनरी मेथड पहले, जिसे हम जनरल मेथड भी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी में क्या है? एक्चुअल इंस्पेक्शन, जो भी परफॉर्मेंस चल रही है, वर्क परफॉर्मेंस, वहाँ पर जाकर विजिट करना, डिपार्टमेंट में जाना, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल इंस्पेक्शन। हाँ, जहाँ पे भी चीज़ें काम चल रहा है वहाँ पे जाकर देखना, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद कंट्रोल थ्रू ऑडिटिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग ऑफ सर्टेन अकाउंट्स एंड बुक्स आर नेसेसरी। बाय ऑडिटिंग वी मीन्स स्टॉक इनगोइंग और इनकमिंग इन्वेंट्री। जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं या जा रहे हैं हमारे बुक पे शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल थ्रू मोटिवेशन। कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं? हम अपने एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द वे ऑफ कंट्रोल। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। हम जब पॉलिसी को बना रहे हैं तो क्या होता है? पॉलिसी एक ऐसी गाइडलाइन है जो इंटरप्राइज में सभी लोगों के लिए होती है, ठीक है। तो ये लेबर्स के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या बन जाता है? एक कंट्रोल बन जाता है। तो द लेबर शुड नो दिस लिमिटेशन विथ विच ही हैज़ टू वर्क। कहाँ से कहाँ तक काम करना है, एक पॉलिसी के थ्रू लेबर को उनकी लिमिटेशन का पता चल जाता है, जो कि कंट्रोल का तरीका है। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट थ्रू इट्स ओन बिहेवियर। हम अपने खुद के बिहेवियर से लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो मैनेजर एंड अदर ऑफिसर शुड सेट द एग्जाम्पल ऑफ आइडल वर्क। जो उनके वर्क एग्जीक्यूटिव्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो खुद ही एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे वो होंगे इफ़ दे आर पंक्चुअल एंड रेगुलर इन देयर वर्क, तो उनके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको देख के फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ ऑफ बिहेवियर है, ये हमारे मैनेजर और ऑफिसर्स में भी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है पीरियडिकल रिव्यू ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस। अलग अलग डिफरेंट और ब्रांचेस में जाकर क्या करना है? सुपरवाइजिंग करना है और उनका क्या करना है? उनका स्टेटमेंट, रिटर्न, डेटा, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें देखना है, जिससे कि कुछ टाइम पर हम डिपार्टमेंट में जाकर चीज़ें चेक करते हैं और अगर कुछ शॉर्टकमिंग आ रहा है तो उसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल थ्रू डिसिप्लिनरी एक्शन। कंट्रोल क्या है? कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के थ्रू हम तुरंत इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, दैट इज़ डिसिप्लिनरी एक्शन, जो जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है बाय सेंडिंग नोटिस। इफ़ समवन इज़ नॉट रेगुलर इन देयर वर्क, तो यहाँ पे क्या करें? हम उन्हें नोटिस देकर, एक नोटिस हम लिखकर सर्कुलेट कर रहे हैं जो सबके पास जा रही है, जैसे चेतावनी हो गई। तो ये एक तरह का कंट्रोल ही हुआ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमने ऑर्डिनरी और जनरल मेथड बोथ आर सेम। 2 क्लासिफिकेशन है, जो कि ऑर्डिनरी है और स्पेशल है। तो ऑर्डिनरी में ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड कैसी होती है? स्पेसिफिक मेथड का यूज़ करके हम कंट्रोल करते हैं। सो कंट्रोल थ्रू बजटिंग। जब हम बजट बना रहे हैं, जब बजट प्रोविज़न चल रहा है, तो वहीं पे हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ अ स्पेशल। कंपैरिजन बिटवीन द बजट प्रोविज़न एंड द एक्चुअल गोल्स सेट बाय द कंपनी शुड बी फुलफिल्ड। जब हम बजट बना रहे हैं और जो एक्चुअल गोल है उसको देखते हुए वी आर मेकिंग द बजटिंग, और वहाँ पे हम राइट पाथ लेना है या नहीं, ये देखना। उसके बाद कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग। By exercising these control as per unit production can be ascertain and can find out the method of minimize the cost. फ्यूचर में हमारे जो भी कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन, मतलब हर एक यूनिट के कॉस्ट में इंक्रीज़ जो हो रहा है, उसमें किस तरह का एक्शन लेकर हमें कंट्रोल करेंगे, उस कॉस्ट को किसी मेथड के थ्रू मिनिमाइज़ करना। कॉस्ट थ्रू प्रोडक्शन, कंट्रोल थ्रू प्रोडक्शन। इट इज़ प्रोडक्टिव यूनिट, द होल प्रोसेस ऑफ द factory is planned and controlled in such a way that the functioning go in a smooth। हमने जब कंट्रोलिंग प्रोसेस बनाया है प्रोडक्टिव प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिव यूनिट के लिए, तो ये जो भी फंक्शंस होते हैं ऐसा होना चाहिए, वो प्लान्स एंड कंट्रोल बेस्ड होने चाहिए, जिससे कि हम स्मूथ और प्री प्लान मैनर्स के अकॉर्डिंग काम कर सकें। कंट्रोल थ्रू क्वालिटी।
By such types of control, and the best quality product of same grade and size can be produced at a cheaper rate. हमें क्या ट्राई करना है इन अ कंट्रोल, स्पेशल कंट्रोल में कम रेट में हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये था स्पेशल मेथड, कंट्रोल थ्रू बजटिंग, कॉस्टिंग, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, 4 है। उसके बाद है एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम। एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम के लिए जो एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है सूटेबिलिटी, ये हमारे बिजनेस के साइज, नेचर के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए जो भी कंट्रोल सिस्टम हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू नीड हम अपने सिस्टम को एडजस्ट या चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको क्या होना चाहिए, स्टिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि काम करने में बहुत आसानी हो, ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब इसमें टाइम और मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट कंट्रोलिंग टेक्निक्स, कंट्रोलिंग की टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि एफिशिएंट हो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोल। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग और प्लानिंग, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, प्लानिंग और कंट्रोल कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड। तो क्या रिलेशन होता है इन बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल? सो प्लानिंग एंड कंट्रोल बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग होता है वो इंटर रिलेटिव और इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है। अब ये किस तरह से होती है? दे बोथ आर कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। द क्लोज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन बी जस्टिफाई ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसका जो रिलेशन है वो कुछ पॉइंट से जस्टिफाई होता है, जैसे कि प्लानिंग इज द ओरिजिन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का ओरिजिन कंट्रोलिंग से होता है। बोथ आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग इज थ्योरेटिकल वेदर कंट्रोलिंग इज प्रैक्टिकल। प्लानिंग थ्योरेटिकल बेस पे है बट कंट्रोलिंग इज प्रैक्टिकल। जो हमने प्लान्स बनाए उस पर हम एक्शन लेते हैं। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। यहाँ पे क्या कहा गया? प्लानिंग का कोई मीन नहीं है विदाउट कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग किस तरह से विदाउट एनी प्लान ब्लाइंड है। हमें क्या कैसे करना है वो हमें नहीं पता चलेगा अगर प्लान नहीं होगा तो। सो कंट्रोलिंग इंश्योर्स रिलीजिंग प्लान्स गोल एफिशिएंट एंड प्रोवाइड बेस ऑन द इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर प्लान्स। कंट्रोलिंग क्या करता है? फ्यूचर प्लान्स को इम्प्रूवमेंट के लिए बेस प्रोवाइड करता है। प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। So interrelation between planning and controlling can be understood from the following features. जो हम एक्शन करते हैं तो उससे प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंट्रोलिंग ख़त्म होता है, जो था चैप्टर 8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।